डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का सिटी मंटेसरी स्कूल सिवान के इस यूट्यूब चैनल पर आज के बायोलॉजी क्लास में, जिसमें मैं क्लास 9th बीटीसी के लिए एक बेहद ही इम्पोर्टेंट चैप्टर और नया चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूं, जिसका शीर्षक है जीवों में विविधता। ये जो चैप्टर है जीवों में विविधता, हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को अच्छा नहीं लगे, यानी कि उनके लिए जो है ये चैप्टर नहीं जमे। अब इसका कारण भी ये है कि इस चैप्टर के अंदर में बहुत सारी ऐसी जानकारियां देखने को मिलेगी जो कि नई नई है। अब अचानक से बहुत सारी नई नई जानकारियों के मिलने पर जो है बच्चों के दिमाग में वो सारी चीजें फिट नहीं हो पाती हैं, जिसकी वजह से कि कुछ लोगों को ये बोरिंग चैप्टर लगने लगता है। और देखो, अब जिन लोगों को जो है ये चैप्टर समझ में आने लगता है, जो लोग इस चैप्टर को समझ लेते हैं, उनके लिए जो है ये चैप्टर बहुत ही अच्छा लगेगा, क्योंकि इसमें एक से एक बहुत सारी जो है नई नई जानकारियां हमें मिलेंगी, जो कि इसके पहले अभी तक नहीं मिली थी। तो आपने अभी समझा कि ये जो चैप्टर है जीवों में विविधता, ये इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि ये जो है कुछ लोगों को बहुत ही अच्छा लगने वाला है, तो कुछ लोगों को जो है ये उतना अच्छा नहीं लगेगा। अब मैंने साफ साफ बता दिया है कि किनको अच्छा लगेगा और किनको अच्छा नहीं लगेगा। जिनको ये चैप्टर समझ में आएगा उनको, यानी कि उन बच्चों को जो है इस क्लास में, यानी कि 9th बीटीसी में बायोलॉजी सब्जेक्ट को लेकर के सबसे जो बेहतर चैप्टर उनको साबित होगा वो होगा जीवों में विविधता। और जिनको ये समझ में नहीं आएगा उनको जो है थोड़ा बहुत दिक्कत होगा। तो जिनको मैं पहले ही बोलना चाहूंगा कि जिनको भी समझ में नहीं आता है, जिनको बोरिंग लगता है, वो मुझसे जो है कमेंट करके, यानी कि जो नीचे में कमेंट के लिए जो है आपको ऑप्शन दिया गया है यूट्यूब पे, तो वहां पे कमेंट करके बताएंगे कि मुझे जो है उतना बेहतर समझ में नहीं आया। उनको अलग तरीके से जो है समझाने का प्रयास किया जाएगा, अलग वीडियो लेक्चर के माध्यम से। अगर आप क्लास में अटेंड करते हैं क्लास, तो फिर वहां पर आप बताएंगे कि आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आपको जो है कुछ अलग अलग फंडे अपनाए जाएंगे, अलग अलग तरीके अपनाएंगे जाएंगे, जिससे कि आपके अंदर में इस चैप्टर को लेकर के इंटरेस्ट आए और साथ साथ ये बेहतर तरीके से आपको समझ में आए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं जीवों में विविधता। इसका पहले जो है मैं परिचय देता हूं। तो देखो, हमारे चारों ओर विभिन्न प्रकार के जीव पाए जाते हैं, जिनके आकार, आकृति, भोजन, आवास, रंग रूप जो है अलग अलग होते हैं। सभी एक दूसरे से किसी न किसी रूप में अलग होते हैं। सभी जो है, जैसे कि बात करें तो कुछ जो होते हैं वो गोलाकार होते हैं, तो कुछ जो है उनका आकृति जो है तारे के जैसा होता है। इसके अलावा कुछ तो ऐसे जीव हैं जिनका कोई निश्चित आकार ही नहीं है। कुछ जीव इतने छोटे होते हैं कि उनको हम लोग अपनी नंगी आंखों से ही नहीं देख सकते हैं, जिनको कि हम लोग माइक्रोस्कोप की सहायता से, यानी कि सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देख सकते हैं। जैसे कि जीवाणु हो जाएगा, या फिर एक कोशिकीय जो प्रोटोजोआ होते हैं, एक कोशिकीय जो शैवाल होते हैं, यानी कि अलगी होते हैं। तो ये सब एग्जाम्पल में आ जाएंगे। कुछ जीव इतने छोटे होते हैं कि इनको सिंपल, यानी कि साधारण माइक्रोस्कोप से भी नहीं देखा जा सकता है। इनका अध्ययन एक विशेष माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जिसको कहते हैं, उसकी सहायता से किया जाता है। सूक्ष्म जीवों के अलावे प्रकृति में जो है कुछ ऐसे भी जीव पाए जाते हैं जिनका आकृति काफी बड़ा होता है। उदाहरण के लिए पौधों में अगर बात किया जाएगा तो आपने वट वृक्ष का नाम सुना होगा, आम का पेड़ देखा होगा आपने जो है, या फिर इसके अलावा भी नीम के पेड़ हैं, बरगद के पेड़ हैं, ऐसे बहुत सारे पेड़ होते हैं, पीपल वगैरह, जो कि काफी बड़े बड़े होते हैं। अगर जंतु में भी बात किया जाए तो जंतु में भी बहुत सारे बड़े बड़े जीव होते हैं, जंतु होते हैं। जैसे कि आपने नीला ब्लू व्हेल का नाम सुना होगा, हाथी को आपने देखा होगा, ऊंट है, गैंडा है, ये सब काफी बड़े बड़े होते हैं। तो अभी तक मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल दिए जिसमें कि आपने देखा कि अलग अलग प्रकार के बहुत सारे जीव पाए जा रहे हैं। अभी देखो, जब हम किसी जीव का तुलना किसी दूसरे जीव से करते हैं, तो विभिन्नताओं के अलावे इनमें जो है हम लोग कुछ समानता भी देखने को मिलता है, हमें जो है देखने को मिलता है। जैसे कि आदमी का तुलना अगर हम गाय और बंदर से करते हैं, तो गाय की तुलना में आदमी और बंदर में जो है ज्यादा समानता देखने को मिलता है। क्योंकि इस धरती पर लाखों जीव रहते हैं, इतनी बड़ी संख्या में रहने के वजह से सभी जीवों का जो है एक एक करके अध्ययन कर पाना जो है संभव नहीं है। क्योंकि पहले ही मैंने बताया कि लाखों करोड़ों प्रकार के जो है जीव पाए जाते हैं। संख्या तो आप छोड़ ही दो, यानी जनसंख्या छोड़ दो, सिर्फ किस्म का ही बात करते हैं हम लोग,
तो लाखों करोड़ों प्रकार के जो है जीव पाए जाते हैं। इसलिए जीवों की आपसी समानताओं के आधार पर उनके विभिन्न वर्गों का अध्ययन अगर किया जाए तो ये काफी आसानी हो जाएगी हमें अध्ययन करने के लिए। फिर देखो जीवन काल के हिसाब से भी जो है जीवों में साफ साफ विभिन्नता देखने को मिलता है। कुछ जीव जैसे कि चीड़ के वृक्ष यानी कि पेड़ जो होते हैं वो हजारों वर्ष तक जिंदा रहते हैं, जबकि मच्छरों का अगर लिया जाए तो वो तो कुछ ही दिनों में चल बसते हैं। ठीक है, अपना भोजन प्राप्त करने के अगर तरीकों का भी बात किया जाएगा तो सभी जीवों में जो है अलग अलग तरीके होते हैं। कुछ जीव जैसे कि क्लोरोफिल युक्त जो पौधे होते हैं वो अपना भोजन खुद ही बना लेते हैं, जबकि दूसरे जो जीव हैं वो भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर करते हैं, जैसे कि शाकाहारी जीव हो जाएंगे, मांसाहारी जीव हो जाएंगे, या फिर आप लोग सर्वभक्षी जीवों के बारे में भी जानते हो जो कि मांस और शाक मतलब कि जो पौधे होते हैं उनको भी ये खाते हैं। ठीक है, इन सभी के अलावा जो है जीवों का जो घर है, स्वभाव है, उनमें भी काफी विभिन्नता देखने को मिलती है। तो इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के जीवों का विकास जो है ये लगभग 3.5 अरब वर्ष का जो है परिणाम है। आज से मतलब कि 3 दशमलव कहीं पे 8 देखने को मिलता है, कहीं पर 5 देखने को मिलता है, तो लगभग हम लोग कह सकते हैं कि 3.5 अरब वर्ष पहले जो है जीवन का उत्पत्ति हुआ था। और ये जो 3.5 अरब वर्ष का जो समय रहा है जो कि बीता हुआ है, इसी के परिणाम स्वरूप जो है अभी तक मैंने आप लोगों को बहुत सारा विभिन्नता बताया, जिसके आधार पर कि बहुत सारे अलग अलग प्रकार के जीव होते हैं। ये जो जीवों का भिन्नता है उसका प्रभावी ढंग से अध्ययन करने के लिए हमें विभिन्न प्रकार के जीवों का एक सुव्यवस्थित या फिर कह सकते हैं कि क्रमबद्ध तरीके से सजाना पड़ता है। अलग अलग प्रकार के तथा मौलिक अंतर पैदा करने वाले विशिष्ट लक्षणों के आधार पर जो है समूह बनाना होता है। और ध्यान ये भी दो कि इन समूहों में जो सबसे छोटे समूह का निर्णय करना होता है वो अपेक्षाकृत कम महत्वपूर्ण लक्षणों के आधार पर किया जाता है। तो अब चलिए हम लोग वर्गीकरण का आधार के बारे में जानते हैं। देखो जीवों के विविधता का जो अध्ययन है उसको सहज करने के लिए, आसान करने के लिए हम लोग जो है उनकी समानता और विषमता इन दोनों के आधार पर उनको जो है अलग अलग समूहों पर बांटते हैं और इसी को हम लोग वर्गीकरण कहते हैं, यानी क्लासिफिकेशन कहते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये परिभाषा आपसे पूछा जाएगा, इसलिए मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं। देखो जीवों की विविधता के अध्ययन को आसान बनाने के लिए हम समानताओं यानी कि उन सभी जीवों के बीच के समानताओं और अंतर यानी कि विषमताओं के आधार पर उन सभी जीवों को अलग अलग समूहों में बांटते हैं और इन्हीं समूहों में बांटने की जो क्रिया है उसी को हम लोग वर्गीकरण कहते हैं। आगे ध्यान दो कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवों का सुव्यवस्थित और क्रमानुसार विभिन्न समूहों में विभाजन, उनका जैविक नामकरण तथा उनसे संबंधित सिद्धांत का अध्ययन करते हैं, उसे हम लोग वर्गीकी या फिर वर्गीकरण विज्ञान कहते हैं, जिसको हम लोग इंग्लिश में टैक्सोनॉमी कहते हैं। तो ये जो दो मैंने परिभाषा बताया, एक वर्गीकरण का और दूसरा वर्गीकरण विज्ञान यानी कि वार्गिकी का, तो ये दोनों ही परिभाषा आप लोगों को ध्यान रखना है। मैं एक बार फिर से रिपीट करना चाहूंगा वर्गीकरण और वार्गिकी यानी कि वर्गीकरण विज्ञान के बारे में। तो देखो जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि जीवों के बीच जो विभिन्नताएं हैं इनका जो अध्ययन है यानी कि जीवों के बीच के यानी कि जीवों के विविधता के अध्ययन को आसान बनाने के लिए हम उन जीवों के समानताओं और विषमताओं के आधार पर उन जीवों को अलग अलग समूहों में बांटते हैं, इसी को वर्गीकरण कहते हैं। और जीव विज्ञान के जिस शाखा के अंतर्गत हम जीवों के सुव्यवस्थित क्रमानुसार विभिन्न वर्गों में विभाजन यानी कि वर्गीकरण और उन सभी जीवों के नामकरण साथ ही साथ उनसे संबंधित सिद्धांतों का अध्ययन करते हैं, उसी ब्रांच को, उसी शाखा को हम वार्गिकी या फिर वर्गीकरण विज्ञान कहते हैं। तो ये चीजें आप लोगों को ध्यान रखना है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट दो टर्म है, टैक्सोनॉमी और क्लासिफिकेशन। अब देखो आगे, एक प्रख्यात यूनानी विचारक अरस्तु ने जो है जीवों का जो है वर्गीकरण
वायु, जल और जल में रहने के स्थान, मतलब कि उनके वास स्थान के आधार पर किया था। जो आपके जो है जल में रहते हैं उनको जो है जलीय कह दिया था उन्होंने, जो वायु में रहते हैं उनको वायवीय कह दिया था, और जो स्थल में रहते हैं उनको जो है स्थलीय उन्होंने इस तरीके से वर्गीकृत किया था। तो इन सबों में एकमात्र जो समानता था वो तो वास स्थान था। इस प्रकार के वर्गीकरण को वैज्ञानिक आधार जो है कह सकते हैं कि वैज्ञानिक आधार पर इसको जो है सहमति नहीं मिल सकता है, क्योंकि ये वैज्ञानिक अगर आधार पर देखा जाए तो ये सही है भी नहीं। वास स्थान पे अगर आप जो बोल रहे हो तो उसके हिसाब से तो गाय भैंस है या फिर आदमी है, ये सभी तो एक ही हो गए, और बंदर है, और आपके जो है एक गौरैया है, या फिर जो है बोल सकते हैं तोता है, मैना है, तो ये सब एक ही कैटेगरी में आ जाएंगे क्योंकि ये वायवीय है। तो इस तरीके से इसको जो है इस वर्गीकरण को जो यानी कि जो अरस्तु ने वर्गीकरण किया था तो उसको जो है एक वैज्ञानिक आधार नहीं माना जा सकता है। ठीक है, तो फिर जो है 18वीं शताब्दी में कार्लोस लिनियस नाम के जो है एक और साइंटिस्ट ने जो है आपका सबसे पहले वार्गिकी या फिर टेक्सोनॉमी की स्थापना की, और यही कारण है कि उनको जो हम लोग वार्गिकी का जनक यानी कि फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कहते हैं। उन्होंने एक ऐसे वर्गीकरण पद्धति प्रस्तुत की जो आज भी मान्य है। लिनियस का जो योजना था उसके अनुसार वर्गीकरण की केवल 4 ही इकाइयां थी, और वो था संघ जिसको कि इंग्लिश में फाइलम कहते हैं, वर्ग जिसको कि क्लास कहते हैं, और वंश जिसको कि हम लोग इंग्लिश में जेनरा कहते हैं, और चौथा है आपका जाति जिसको कि हम लोग स्पीसीज कहते हैं। किंतु उनके समय में अब तक इनमें से और भी जो है अनेक इकाइयां जोड़ी गई है, यानी कि उस समय जो उन्होंने 4 ठो दिया था आपका जो है संघ, वर्ग, वंश और जाति, उन चारों के अलावा जो है कुछ और भी इकाइयां अभी जोड़ा गया है, और इसके फलस्वरूप वर्गीकरण का जो अब अनेक इकाइयां हो गया है, उसमें से जो आपका हो जाएगा संघ, वर्ग, गण, कुल, वंश और जाति। इन इकाइयों को और भी छोटी इकाइयों में बांटा जा सकता है, जैसे कि उपसंघ, उपवर्ग, उपवंश और उपजाति। जीवों के वर्गीकरण के लिए सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि उन सभी जीवों के अंदर में क्या क्या समानताएं हैं। इस आधार पर इन जीवों के समूह को एक साथ रखा जा सकता है। जैसे कि क्लोरोफिल वर्णक विहीन सारे पौधों को कवक के अंतर्गत रखा गया है। जीवों के वर्गीकरण में परस्पर संबंधी लक्षणों का एक पदानुक्रम बनाया जाता है। सबसे निचले स्तर पर अवस्थित जीवों का समूह बृहत्तम वर्ग को निर्धारित करते हैं। इन जीवों में पाए जाने वाले लक्षण दूसरे समूह के जीवों के लक्षणों से स्वतंत्र होते हैं, लेकिन इसके बाद के स्तर के जीवों का लक्षण पहले के स्तर के जीवों के लक्षण पर निर्भर करते हैं, तथा बाद के स्तर के जीवों का प्रकार का निर्धारण करते हैं। इस प्रकार के जीवों का वर्गीकरण का एक सोपान बनता है। इसे एक पत्थर की दीवार के उदाहरण से समझा जा सकता है। विभिन्न आकृति एवं आकार के पत्थरों से दीवार का निर्माण होता है, जिसमें ऊपर की ओर लगने वाले पत्थरों का आकार नीचे के पत्थरों को प्रभावित नहीं करता है, जबकि नीचे के पत्थर ऊपरी पत्थरों के आकार को प्रभावित करते हैं। जीवों के वर्गीकरण के लिए कोशिका की प्रकृति से शुरू करते हुए निम्नलिखित जटिल गुणों की ओर अग्रसरित होते हैं। पहला हो जाएगा, क्या कोशिका प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक। हम जानते हैं कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक और झिल्ली युक्त कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं, जबकि दूसरी ओर बात करेंगे तो यूकैरियोटिक कोशिकाओं में जो है पूर्ण रूपेण विकसित केंद्रक और झिल्ली युक्त कोशिकांग पाए जाते हैं। तो इन अंतरों के चलते दोनों प्रकार के जीवों के जैव रासायनिक प्रक्रियाओं में विभिन्नता होती है, यानी कि अंतर होता है, तथा कोशिकीय संरचना में इसका असर पड़ता है। प्रोकैरियोटिक जीवों जैसे कि जीवाणु है, नील हरित शैवाल है जिसको साइनोबैक्टीरिया बोलते हैं, उनके संरचना
उनकी जो है संरचना सरल, जबकि यूकैरियोटिक जीव सरल से जटिल होते हैं। अब दूसरा जो आधार हो सकता है, यानी कि गुण हो सकता है, जिसके आधार पर कि हम लोग जो है वर्गीकरण को कर सकते हैं, वो हो सकता है कि क्या जीव एक कोशिकीय है या बहुकोशिकीय। एक कोशिकीय अगर जीव रहता है तो उसके अंदर में जीवन संबंधी जितना भी काम होता है वो सारा एक ही कोशिका के अंदर होता है, जबकि बहुकोशिकीय जीवों में बात करेंगे तो इसमें जो है आपका अलग अलग कोशिकाओं का समूह रहता है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि बहुकोशिकीय जीवों में जो है श्रम विभाजन पाया जाता है, डिवीजन ऑफ लेबर पाया जाता है। खास कामों को करने के लिए विशिष्ट अंग का निर्माण कोशिकाओं के समूह के द्वारा किया जाता है। तीसरा आधार हो सकता है, क्या जीव अपना भोजन स्वतः बनाते हैं या भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर करते हैं। हरे पौधे जो होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा अपना खाद्य पदार्थ जो है खुद ही बना लेते हैं, जिसके चलते इनकी शारीरिक संरचना जंतुओं से बिल्कुल ही अलग होता है। चौथा आधार हो सकता है, पौधों में शारीरिक संगठन किस स्तर का है। हम लोग जो है इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे, ठीक है, कि पौधों में जो है शारीरिक संगठन का स्तर जो है कितना डेवलप है, उसके आधार पर भी जो है पौधों के अलग अलग जो आपके वेराइटी होते हैं, यानी कि विविधता देखने को मिलता है। पांचवा आधार हो सकता है, जंतु में खास कार्य संपन्न करने के लिए कौन से विशिष्ट अंग मौजूद हैं, इनका विकास किस प्रकार हुआ और जीवों का शारीरिक संगठन किस स्तर का है। तो अब हम लोग जानते हैं वर्गीकरण और जैव विकास के बारे में। देखो, जीवों का वर्गीकरण उनके विकास से संबंधित रहता है। शरीर की बनावट के दौरान जो लक्षण पहले दिखाई पड़ते हैं उन्हें मूल लक्षण के रूप में जाना जाता है। समय के साथ साथ तथा जरूरत के अनुसार जो है इन लक्षणों में एवं उनके अनुरूप जीवों की शारीरिक संरचना में जो है परिवर्तन आते जाता है। नए नए अंगों का निर्माण होता है जो विशिष्ट कार्यों को जो है दक्षता पूर्वक यानी एक्सलेंटली संपन्न करते हैं, कंप्लीट करते हैं। हम ये जानते हैं कि इस धरती पर सबसे पहले जीवों का उत्पत्ति जो है आज से 3.5 बिलियन वर्ष पहले यानी कि 3.5 अरब साल पहले हुआ था। उस समय अवतरित जो एक कोशिकीय और सरल आकृति का जो जीव था वो आपका उसमें क्या हुआ कि धीरे धीरे करके जो है परिवर्तन हो गया, होते गया और फिर जो है नए जीवों का उत्पत्ति हुआ। नए जीव अपने पूर्वजों की तुलना में ज्यादा विकसित और वातावरण के अनुकूल थे। यही नए जीव जैव विकास के क्रम में अन्य जीवों की उत्पत्ति के जो है आधार बने। इस तरह जितने भी जीवों को आज हम देखते हैं सभी के सभी जो है निरंतर होने वाले परिवर्तन की उस प्रक्रिया के परिणाम है जो उनके बेहतर जीवन यापन के लिए जरूरी थे। इस प्रकार जीवों का जो है नया नया प्रजाति जो है आपका विकसित होते गया। विकासवाद के संस्थापक चार्ल्स डार्विन ने जो है 1859 में अपने विकासवाद के सिद्धांत को अपने एक किताब में जो है प्रकाशित किया, जिसका शीर्षक है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। उनके अनुसार जो जीव आज हम लोग देखते हैं वे लंबे समय के अंतराल में अपनी शारीरिक संरचना में हुए प्राकृतिक परिवर्तनों के फल स्वरूप पैदा हो पाए हैं। शुरू में जो जीव धरती पर अवतरित हुए वो आदिम थे यानी कि प्रिमिटिव थे, यानी कि पुराने जीव जो थे जिन्हें कि हम लोग साधारण जीव कहते हैं। विकास के क्रम में जो नए जीव उत्पन्न हुए वे उन्नत, विकसित एवं अपेक्षाकृत जटिल थे। विकास का यह क्रम अनवरत चलता रहता है एवं आने वाले समय में जो जीव विकसित होंगे वो जो है आज के जो मौजूद जीव हैं उनसे काफी एडवांस होंगे, इनसे जो है काफी डेवलप होंगे। अब हम लोग जानते हैं कि वर्गीकरण समूहों की पदानुक्रमित संरचना कैसी है और किस प्रकार से डेवलप हुई। तो जैसा कि देखो, ध्यान दो, कैरोलस लिनियस के बारे में मैंने आप सभी को पहले भी बताया था। तो देखो, ये जो कैरोलस लिनियस साइंटिस्ट थे उन्होंने 1798 में क्या किया कि जो भी दुनिया में जीव हैं उन सभी जीवों को दो ग्रुपों में बांट दिया। एक है पादप जगत और दूसरा है जंतु जगत। इसका मुख्य आधार था
पौधे प्रचलन में असमर्थ हैं उनमें क्लोरोफिल पाया जाता है तथा उनकी कोशिकाओं में जो है कोशिका भित्ति पाई जाती है जो सेल्यूलोज का बना होता है। इसके विपरीत जंतुओं में प्रचलन होता है उनमें क्लोरोफिल नहीं रहता है, उनकी कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है। और जैसा कि मैंने अभी बताया कि जंतुओं में जो आपका प्रचलन होता है यानी कि जो है वो चल सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह तक जा सकते हैं। तो ये मुख्य अंतर था जिसके आधार पर कि कैरोलस लिनियस ने 1758 में पूरे जीवों को दो जगत में बांट दिया, पादप जगत यानी कि पौधा जगत प्लांट किंगडम और दूसरा था एनिमल किंगडम यानी कि जंतु जगत। कुछ समय के बाद में यह पाया गया कि कुछ ऐसे जीव हैं जिनकी कुछ विशेषताओं के कारण उन्हें ना तो पौधे पादप जगत में रखा जा सकता है और ना ही जंतु जगत में रखा जा सकता है। तो इन असुविधाओं के कारण एक जर्मन वैज्ञानिक E.H. हिकेल ने जो है आपका 1866 में एक तीसरा जगत का प्रस्ताव रखा जिसको कि प्रोटिस्टा नाम दिया गया। बाद में दो सुपर जगत की प्रतिष्ठा हुई, एक प्रोकैरियोट्स के लिए और दूसरा यूकैरियोट्स के लिए। प्रोकैरियोट्स में एक ही जगत मोनेरा है जिसमें जीवाणु और साइनोबैक्टीरिया यानी कि नीलहरित शैवाल को रखा गया है। जगत मोनेरा के बाद भी कुछ कठिनाइयां रह गई। जीवाणु जैसा कवक यूकैरियोटिक जीव है लेकिन प्रकाश संश्लेषण में असमर्थ है। इन्हें न तो मोनेरा में न ही प्रोटिस्टा में रखा जा सकता है जिसके अंतर्गत सब प्रकाश संश्लेषण में सक्षम शैवाल है। इसलिए कवक के लिए एक नया जगत बनाया गया जिसे कहा जाता है जगत फंजाई यानी कि किंगडम फंगी। अंत में आर व्हिटेकर ने जो है आपका 1969 में इन सभी को मिलाकर के 5 आपका जो है किंगडम दिया यानी कि जो है 5 आपका जगत में वर्गीकरण कर दिया। और ये 5 जगत जो है आपके हैं जगत मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। कोशिकीय संरचना, पोषण के स्रोत एवं तरीके, कोशिका भित्ति की उपस्थित तथा शारीरिक संगठन के आधार पर इन समूहों का विभाजन किया गया। कार्ल ओर्स ने जो है अपने वर्गीकरण में मोनेरा को आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया दो आगे जो है आपका ग्रुपों में उन्होंने क्या बोलते हैं उनको जो है बांट दिया, उसको जो है डिवाइड कर दिया। देखो आर्की बैक्टीरिया जो है वो प्राचीन माना जाता है और यू बैक्टीरिया जो है वो विकसित सदस्य, मतलब यू बैक्टीरिया में जो है विकसित सदस्यों को रखा गया है। विभिन्न स्तरों पर उनकी विशेषताओं के आधार पर जगतों को उप जगत में बांटते हैं। फिर उप जगत को जो हम लोग फाइलम यानी कि डिवीजन में बांटते हैं और फाइलम को भी जो है उनकी विशेषताओं के आधार पर वर्गों यानी क्लासेज में बांटते हैं। वर्गों को गणों यानी कि ऑर्डर में बांटते हैं और ऑर्डर को जो है कुलों यानी कि फैमिली में, जिनको कि आगे वंशों यानी कि जेनरा में विभाजित करते हैं। जेनरा को अंत में कई प्रजातियों यानी कि जातियों यानी कि स्पीसीज में बांट दिया जाता है। इस प्रकार पदानुक्रम में जीवों का वर्गीकरण किया जाता है। वर्गीकरण का आधारभूत इकाई जो है वो जाति है। एक जाति के जीव आपस में जनन कर सकते हैं जिनके बाह्य स्वरूप में काफी समानता रहती है। इस प्रकार जीवों के वर्गीकरण के स्तर जो है वो हो सकते हैं सबसे ऊपर जगत, उससे नीचे उपजगत, उससे नीचे फाइलम, उससे नीचे वर्ग यानी क्लास और उससे नीचे गण यानी कि ऑर्डर, उससे नीचे कुल यानी कि फैमिली, उसके नीचे वंश यानी कि जेनरा और सबसे नीचे जो है आपका जाति यानी कि स्पीसीज। तो एक बार मैं फिर से ये फ्लो चार्ट के माध्यम से जो है आप लोगों को समझाने का प्रयास करता हूं कि किस प्रकार से वर्गीकरण किया गया है। देखो सबसे पहले दुनिया में जितने भी जीव हैं उन सभी जीवों को जो है दो वर्गों में बांट दिया गया है। एक है प्रोकैरियोटिक जीव और दूसरे हैं आपके जो है यूकैरियोटिक जीव। अब प्रोकैरियोटिक जीव जो है वो तो आपके काफी सिंपल हो गए, एक कोशिकीय हो गए, साथ ही साथ उस कोशिका के अंदर में जो है बहुत सारे कोशिकांग भी नहीं पाए जाएंगे, जैसे कि झिल्ली युक्त कोशिकांग नहीं पाए जाएंगे, खुद न्यूक्लियस नहीं पाया जाएगा। ठीक है, और बात करेंगे यूकैरियोटिक सेल में यानी कि यूकैरियोटिक जीवों में, तो यूकैरियोटिक जो जीव होते हैं वो फर्दर दो प्रकार के हो जाएंगे। एक हो जाएगा एक कोशिकीय यानी कि एक कोशिक जीव और दूसरा हो जाएगा बहुकोशिकीय यानी कि बहुकोशिक जीव। अब देखो एक कोशिकीय जीव के अंदर में जो है एक ही
प्रकार का जो है आपका जीवधारी आएगा और वो है प्रोटिस्टा। जबकि बहुकोशिकीय में बात करेंगे तो इसमें जो है फर्दर 2 प्रकार के जीव आ जाएंगे। एक हो जाएगा जिसके अंदर में कोशिका भित्ति होगा और एक हो जाएगा जिसमें कि कोशिका भित्ति नहीं होगा। तो आगे देखो ये जो कोशिका भित्ति वाले जीव हैं ये भी आगे चल करके 2 प्रकार के जीव हो जाते हैं। एक जिसमें प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है और दूसरा जिसमें प्रकाश संश्लेषण होता है। यानी कि जिसमें प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है उसके अंतर्गत में जो है आपके आ जाएंगे फंजाई, और जिसमें प्रकाश संश्लेषण होता है उसके अंतर्गत आपके जो है आ जाएंगे पादप जगत, यानी कि सभी पौधे आ जाएंगे। ठीक है, अब देखो ये जो फंजाई है इसमें कोई प्रकार नहीं, लेकिन जो पादप जगत है ये आपके जो है आगे चल करके 2 प्रकार के हो जाएंगे। एक हो जाएंगे क्रिप्टोगेमी यानी कि क्रिप्टोगेम्स, और दूसरे हो जाएंगे आपके जो है फेनरोगेम यानी कि फेनरोगेमी। ठीक है, अब देखो ये जो आपका क्रिप्टोगेमी है ये आगे चल करके 3 प्रकार के हो जाते हैं। एक हो जाता है थैलोफाइटा, दूसरा हो जाता है ब्रायोफाइटा और तीसरा हो जाता है टेरिडोफाइटा। और फेनरोगेम जो है ये आपका आगे चल करके 2 प्रकार का हो जाता है। एक होता है जिम्नोस्पर्म यानी कि अनावृत बीजी, जिसके बीज जो है आपके ढके हुए नहीं होते हैं, और दूसरा हो जाता है आवृत बीजी यानी कि एंजियोस्पर्म, जिसके बीज जो होते हैं वो फलों के अंदर होते हैं यानी कि ढके हुए होते हैं। अब देखो ये जो बात कर रहे हैं हम लोग आवृत बीजी का, तो ये आगे चल करके जो आपका 2 प्रकार का हो सकता है, जिसमें जो बीज है ये बीज एक बीजपत्री हो सकता है या फिर जो आपका द्विबीजपत्री हो सकता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि प्लांट का जो है आगे कितने तरीके से आपका जो है डिवीजन हो रहा है। और जो एक कोशिका भित्ति रहित था यानी कि जिसमें कोशिका भित्ति नहीं थे, अभी तक हमने देखा था उन सभी के बारे में जो कि कोशिका भित्ति वाले थे। अब जो कोशिका भित्ति नहीं होता इसके अंदर में आ जाएंगे आपके जो है जंतु जगत यानी कि जगत एनिमेलिया। अभी चलिए जो 5 मैंने आप सभी को अलग अलग जो आपको जगत बताया था वो भी आपको समझा देता हूँ। तो सबसे पहला जो है वो हो जाएगा मोनेरा। मोनेरा में जो आपके प्रोटिस्टा सॉरी एक सेकेंड, मोनेरा में जो है आपके प्रोकैरियोटिक जीव आ जाएंगे। तो ये हो जाएगा आपका जगत मोनेरा, तो ये हो गया पहला। ओके, दूसरा जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका जो है प्रोटिस्टा, तो ये हो गया आपका जगत प्रोटिस्टा। और तीसरा जो होगा वो हो जाएगा आपका जो है जगत फंजाई, तो ये हो गया तीसरा जगत। और ये चौथा जगत में जो आपका आ जाएगा जगत प्लांटी, तो जगत प्लांटी में जो आपका आ जाएगा यहाँ पर पादप जगत यानी कि जगत प्लांटी, ये चौथा हो गया। और पांचवा हो गया आपका जो है जगत एनिमेलिया। तो इस प्रकार से आर आपका जो है हुइटेकर जो नाम था, तो आर हुइटेकर ने जो आपका 5 किंगडम सबको मिला करके और बनाया था, उसमें आपका जो है क्या क्या चीजें था मैंने अभी अभी बताया है। मोनेरा था, आपका जो है प्रोटिस्टा था, इसके अलावा फंजाई था, फिर जो आपका प्लांटी था, और पांचवा जो था वो एनिमेलिया था। तो इस प्रकार के जो 5 आपके जो है जगत में वर्गीकरण किया गया है पूरे सजीव जगत को, ये आप 5 जगत याद कर लीजिएगा। एक बार मैं फिर से रिपीट करना चाहूंगा ताकि आप लोगों को जो है फिर से समझ में आ जाए। पहला मैंने बताया मोनेरा। 5 जो जगत हैं ये आपको याद होने ही चाहिए। तो पहला जो जगत है वो है आपका मोनेरा, हालांकि मुझे लिखने में दिक्कत हो रहा है। जगत एक सेकेंड क्या हो गया इसको, जगत मोनेरा। ठीक है, तो ये आपका जो क्या दिक्कत है यार, चलो तो ये जो है आपका पहला जगत हो गया। ओके, दूसरा जगत में क्या बताएंगे, तो दूसरा जगत में यहाँ पर देखो ये हो जाएगा आपका दूसरा जगत यानी कि प्रोटिस्टा, तो ये हो गया आपका दूसरा। तीसरा जगत क्या होगा, तो तीसरा जगत हो जाएगा फंजाई, जिसमें प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है। ठीक है, चौथा जगत क्या हो जाएगा, तो चौथा जगत हो जाएगा जिसमें प्रकाश संश्लेषण होता है यानी कि जगत प्लांटी पादप जगत। और पांचवा हो जाएगा जगत एनिमेलिया। तो ये चीजें जो है आप लोगों को ध्यान रखना है। उम्मीद कर रहा हूं कि ये 5 जगत जिनमें कि पूरे सजीव जगत को बांटा गया है आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आ गया है। और इससे पहले जो चीजें मैंने आपको बताया था जैसे कि वर्गीकरण क्या है, ठीक है, इसके अलावा जो है वर्गीकरण विज्ञान क्या है, ठीक है, इन सभी के अलावा वो कौन कौन से आधार हैं जिनके आधार पर हम लोग वर्गीकरण कर सकते हैं, और विविधता है क्या, इसको मैंने परिचित कराया था, आप लोगों को बेहतर तरीके से समझाया था कि वो कौन कौन से चीजें हैं जिसके आधार पर कि हम लोग अलग अलग जीवों के बीच में आपको जो है अंतर देखने को मिलता है, या फिर जो है आपको
समानता देखने को मिलता है, जिसके आधार पर हम लोग अलग अलग समूहों में कैटेगराइज कर सकते हैं। साथ ही साथ अभी तक मैंने आप सभी को बताया था कि हम जीवों को क्यों वर्गीकृत कर रहे हैं, हमें जो है जीवों को वर्गीकृत करने से क्या फायदा होगा, और अगर नहीं करते हैं तो हमें जो है क्या दिक्कतें आएंगी उन सभी के स्टडी को लेकर के। अभी देखो, एक चीज जो है मैं आप सभी से कहना चाहूंगा कि देखो, आप सभी ने जो है इस फ्लो चार्ट के माध्यम से अभी जो देखा था, स्टडी किया था, तो इन सभी नामों को सुन करके हो सकता है कि आपको बोरिंग लगे। यहाँ पे जीवधारी को जो है आपका प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक में, यूकैरियोटिक को एक कोशिक, बहुकोशिक में, ठीक है, बहुकोशिक को जो है कोशिका भित्ति वाला, कोशिका भित्ति बिना वाला, ठीक है, कोशिका भित्ति वाले को बिना प्रकाश संश्लेषण वाले, प्रकाश संश्लेषण वाले, फिर जो है प्रकाश संश्लेषण वाले को जो है आपका क्रिप्टोगैमी और फेनरोगैमी में, फिर जो है क्रिप्टोगैमी को थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा में, ठीक है, फेनरोगैमी को ही बात करेंगे तो एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म में। तो इस प्रकार से अलग अलग नाम सुन करके जो है आप लोगों को हो सकता है कि थोड़ा सा बोरिंग लगे। तो एक चीज आप ध्यान रखो कि ये अभी आपको इसलिए बोरिंग लग रहा होगा क्योंकि अभी सिर्फ मैंने नाम रखा और बहुत सारा नाम एक साथ रख दिया जाएगा, तो जाहिर सी बात है किसी को भी बोरिंग लगेगा। लेकिन जब मैं आप सभी को आगे पढ़ाऊंगा, समझाऊंगा एक एक के बारे में कि प्रोकैरियोटिक क्या होता है, थैलोफाइटा क्या होता है, क्रिप्टोगैमी क्या होता है, तब जब वो सारे चीजें आप लोग डीप में स्टडी कर लोगे और समझ लोगे, तब जो है ये चीजें जो फ्लो चार्ट में बता रहा हूँ, बोल रहा हूँ, ये चीजें आप लोगों के भी दिमाग में फिट हो जाएगा और आपको भी बोरिंग नहीं बल्कि बहुत ही अच्छा लगेगा और साफ साफ समझ में आएगा। इसके अलावा भी जो है मैं अभी आप लोगों को और भी जो है फ्लो चार्ट के माध्यम से चीजें बताने वाला हूँ, तो आप लोग बोरिंग महसूस नहीं कीजिएगा, बल्कि आप ये समझिएगा कि अभी सिर्फ हम लोग नाम सुन लेते हैं और बाद में जब इसके बारे में डीप स्टडी करेंगे तो हम लोग को बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। तो चलिए मैं एनिमेलिया के बारे में भी कुछ और भी चीजें आप लोगों को समझा देता हूँ, चूंकि प्लांटी के बारे में तो आप लोग बहुत कुछ चीजें जान चुके हो, क्रिप्टोगैमी, फेनरोगैमी, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, इसके अलावा जो आपका एंजियोस्पर्म वगैरह, डाइकोटिलीडन, ठीक है, मोनोकोटिलीडन, ये सब चीजें आप लोग सुन लिए हो, ये सभी संबंधित था प्लांट्स से। अब जानते हैं हम लोग एनिमल से संबंधित कुछ चीजें। तो देखो, ये जो आपका एनिमेलिया है जगत, इस एनिमेलिया को दो पार्ट में हम लोग डिवाइड करते हैं। एक है पोरीफेरा जो कि कोशिकीय स्तर पर हो गया, और दूसरा है आपका ऊतक स्तर पर। तो ऊतक स्तर पर जब हम लोग प्राणी जगत को बांटते हैं तो इसके तीन पार्ट्स हो जाते हैं। एक हो जाता है बाह्य त्वचा एवं आपका जो है जहर गुहा, यानी कि जिसको हम जहर गुहा नहीं बोल करके उसको जो हम लोग बोलते हैं देह गुहा, ठीक है, तो सॉरी जठर गुहा, सॉरी जहर नहीं, जठर गुहा के बीच कोई देह गुहा नहीं हो, ठीक है, यानी कि सिलेंडरेटा हो जाएगा, प्लेटीहेल्मिन्थ हो जाएगा, और दूसरा हो जाएगा कुट देह गुहा, गुहाधारी, यानी कि जिसमें कुट देह गुहा होता है, यानी कि इसमें जो है आपका निमेटोडा आ जाएगा, और एक तीसरा हो जाएगा आपका जो है देह गुहाधारी। तो जो देह गुहाधारी हो जाएगा ये भी आपका जो है दो प्रकार का हो जाएगा। एक हो जाएगा भ्रूण के विकास के समय एक कोशिका से मिसोडर्म का विकास, जिसमें कि आपका एनलिडा आ जाएगा, मोलस्का आ जाएगा, ऑर्थोपोडा आ जाएगा, और दूसरा हो जाएगा अंतर स्तर की एक थैली से देह गुहा का बनने वाले जीव। तो इसमें जो है आपके दो प्रकार के आपके जो है जीव आ जाएंगे। एक हो जाएगा नोटोकॉर्ड विहीन यानी कि इकाइनोडर्मेटा, और एक हो जाएगा जिसमें नोटोकॉर्ड पाया जाता है यानी कि कॉर्डेटा। अब बात करते हैं हम लोग कॉर्डेटा के बारे में। तो कॉर्डेटा के बारे में ध्यान दो कि ये भी आगे चल करके दो प्रकार का हो जाता है। एक हो जाता है आपका जो है लार्वा में अवशेषी नोटोकॉर्ड की उपस्थिति हो, जिसको हम लोग प्रोटोकॉर्डेटा बोलते हैं, और दूसरा हो जाएगा वयस्क में नोटोकॉर्ड जो है आपका यानी कि हो, यानी कि कशेरुकी, ठीक है। वयस्क में नोटोकॉर्ड कहने का मतलब कि कशेरुकी जीव हो जाएंगे। तो ये जो है आपके पांच प्रकार के हो जाते हैं। ये हो जाता है पीसीज यानी कि मत्स्य, दूसरा हो जाता है जल स्थलचर यानी कि उभयचर यानी कि एम्फीबिया, तीसरा हो जाता है सरीसृप यानी कि रेप्टाइल्स, और चौथा हो जाता है एविज यानी कि पक्षी, और पांचवा हो जाता है मैमल्स यानी कि स्तनपायी। तो इस प्रकार से जो है जंतुओं का वर्गीकरण किया गया है। ये जो है आपका इस पाठ का परिचय है, इन्हीं सभी के बारे में जानेंगे। यानी कि पौधों में तो अभी मैंने आप सभी को बताया था, उन सभी टॉपिक्स को हम लोग कवर करेंगे। यानी कि हम लोग पौधों के अंदर में जो है हम लोग कवर करेंगे कि
फंजाई क्या होता है, पादप जगत के अंदर में क्रिप्टोगैमी क्या होते हैं, फैनरोगैमी क्या होते हैं, थैलोफाइटा क्या होता है, ब्रायोफाइटा क्या होता है, टेरिडोफाइटा क्या होता है, जिम्नोस्पर्म क्या होते हैं, या फिर एंजियोस्पर्म क्या होते हैं। इसके अलावा जो है आपका ये डाइकोटिलीडन क्या होता है, मोनोकोटिलीडन्स क्या होते हैं। जबकि एनिमल जगत एनिमेलिया के अंदर में हम लोग जो है जानेंगे कि सिलेंटरेटा क्या है, प्लेटीहेल्मिन्थेस क्या है, निमेटोडा क्या है, एनिलिडा क्या है, मोलस्का क्या है, ऑर्थोपोडा है, इकाइनोडर्मेटा है, या फिर जो आपका कॉर्डेटा है। इसके अलावा प्रोटोकॉर्डेटा है, या फिर जो आपका वर्टिब्रेटा है। ठीक है, तो वर्टिब्रेट्स है। इन सभी के बारे में हम लोग पीसी जो है, एम्फीबिया है, रेप्टाइल्स है, वीज है, मैमल्स है, इन सभी के बारे में स्टडी करेंगे। एक चीज ध्यान रखो कि ये जो आपका था सिर्फ और सिर्फ इस चैप्टर का आपका जो है परिचय मैंने कराया है। अगले वीडियो लेक्चर में जो है मैं आप सभी को समझाऊंगा, ये तो आपका परिचय है, ठीक है, कि हम लोग क्या क्या चीजें इसमें पढ़ने वाले हैं। तो अगले क्लास में जो है मैं आप सभी को डीपली डिस्क्राइब करके आप सभी को जो है जो 5 हमने अभी अभी आप लोगों को जगत बताया था, जगत, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया, उन सभी के बारे में समझाऊंगा। और उसके बाद से एक एक करके हम लोग जो है प्लांट के बारे में और फिर जो आपका एनिमल के बारे में स्टडी करेंगे। सो इस वीडियो लेक्चर को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।